विधाता नीरज को संभालकर सोफे पर ले गए। वही निष्कर्ष अभी भी हैरानी से विलन को देख रहा था। वो बोला, कौन सा राज? अब क्या बाकी रह गया है बताने को? तुम लोगों ने कोई गेम स्टार्ट किया है क्या? पहले ये आकर कोई राज बताएंगे, फिर तुम कहोगे नहीं वो राज गलत है और ये जो मैं बता रहा हूँ वो सही है। तुम लोग करना क्या चाहते हो? बोलते हुए निष्कर्ष की चिढ़ी हुई नज़र बता रही थी कि उसे राज शब्द से भी चिढ़ मच रही थी। विलेन तो अब भी मुस्कुरा रहा था। वो यूं ही हंसते हुए अंदर आया और नीरज के बगल में ही बेफिक्र से सोफे पर फैलकर बैठ गया। नीरज जो दर्द से करा रहे थे, उन्हें देखते हुए विलन ने वो गन दोबारा उसके सीने पर तानी और बोला, अरे अरे मेरे प्यारे भाई के अंकल, क्या आऊ कह रहे हो? चुपचाप मुंह बंद करो। मुझे अपने भाई से बात करनी है, ज़रूरी बात करनी है। दोबारा एक आवाज़ निकाला मुंह से तो गोली सीने की जगह मुंह में उतार दूंगा। बोलते हुए विलन के चेहरे की एक्सप्रेशन सीरियस हो गए। उसे इस तरह देख उर्मी और विधाता कांप उठे। नीरज तो कोई चीज़ का होश ही नहीं था। विलन ने अपनी नज़रें निष्कर्ष की ओर की और नरमी से बोला, तुम यहाँ बैठकर मेरी बात सुनोगे या वहीं खड़े होकर तुम्हें सूर्य नमस्कार भी कर लेना है? एक्चुअली तुम्हें जो करना है तुम मेरे जाने के बाद करते रहना। मुझे जल्दी से अपना काम ख़त्म कर यहाँ से निकलना भी है। मेरी कोहिनूर मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। नूर के जिक्र से निष्कर्ष की मुट्ठियाँ कस गईं, मगर वो जाकर विलन के सामने वाले सोफे पर बैठा। विलन ने मुस्कुराते हुए विधाता को देखा तो विधाता की धड़कनें तेज हो गईं। उन्होंने नीरज को छोड़ तुरंत निष्कर्ष की ओर बढ़ते हुए कहा, निष्कर्ष तुम्हें इसकी कोई भी बात सुनने की ज़रूरत नहीं। तुम चलो यहाँ से। हमें नीरज को अस्पताल लेकर जाना होगा। ये तो बस बकवास करना चाहता है, हम सबको बर्बाद करना चाहता है। लेकिन विधाता निष्कर्ष तक पहुँचते उससे पहले ही विलन ने बीच में टेबल कर अपना पैर टिका दिया और सर सोफे से टिकाते हुए बोला, ना ना, अस्पताल ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि काम मैं इसका तमाम करके ही जाऊंगा। रही बात मेरी बात की तो वो आप चारों को ही सुननी पड़ेगी। इससे पहले तो इस अंकल को मौत भी नहीं आएगी। नीरज को देख उसे वापस नजरें विधाता पर गिराईं तो वह चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ गया। विलन की नज़रें निष्कर्ष पर गई जो उसे क्यूरियोसिटी से देख रहा था। उसे ऐसे देख विलन हंसते हुए बोला, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम मेरे सगे भाई हो। मतलब इतनी मासूमियत की किसी के भी बातों में आ जाओ। निष्कर्ष की भौहें चढ़ गई, मगर वो कुछ बोला नहीं। जितना वो बोलता बात उतनी ही आगे बढ़ती और सच्चाई उससे उतनी ही दूर जाती। उसे देख विलन ने एक एब्रो उठाई और तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोला, क्या बात है? तुम्हें जरा सा याद दिलाया कि तुम मेरे भाई और मेरी तरह सातिर होने की कोशिश भी करने लगे। वो एक पल रुक बोला, खैर राज तो तुम्हें सारे बता दिए गए हैं। अब ये बताओ कि तुम्हें उनमें से किस हिस्से का सच जानना है? निष्कर्ष ने शांत नज़र से विधाता को देखा, जो जानबूझकर नीरज पर अपना ध्यान बांटने की कोशिश कर रहे थे, पर अंदर ही अंदर वो डर से कांप रहे थे। नीरज भी डर रहे थे, लेकिन उसका दर्द बेहिसाब था। वो कुछ सोच समझ पाने की हालत में नहीं थे। निष्कर्ष ने गहरी सांस लेकर कहा, राज तो मैं सारे जानता हूँ। अगर तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पास उन राजों के भी सच है, तो तुम सबसे पहले मुझे कोहिनूर के बारे में बताओ। देखो डैड की बातों से तुम्हारी बातें कितनी अलग हैं। विलन के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई। वो सोफे से टिकते हुए बोला, पहली बात तो ये हमारे डैड नहीं। निष्कर्ष हैरान रह गया, पर विलन बिना रोके बोला, ये फेक है। ये कोहिनूर तो हमारे रियल डैड का भी नहीं। ये कोहिनूर शुरू से ही नूर का ही था। नूर खुराना या नूर सिंघानिया नहीं, नूर जहाँ, नूर जहाँ। निष्कर्ष हैरानी से बोला। वहीं विधाता के सर पर पसीने छाने लगा था। विलन बिना उन्हें देखे बोला, हाँ नूर जहाँ। इस कोहिनूर के खदान में मिलने की खबर उसी दिन आई थी जिस दिन रीवा आंटी की प्रेगनेंसी की न्यूज़ बाहर आई थी। उसी दिन रीवान सिंघानिया उर्फ नूर के नाना जी, उन्होंने वो कोहिनूर नूर के नाम कर दिया था। निष्कर्ष उसे बीच में रोकते हुए बोला, पर उन्होंने तो कहा कि वो कोहिनूर नीरज अंकल का और उनके हाथ में लगा।
विलेन हंसा और उसकी हंसी में व्यंग छुपा था। वो बोला, विधाता खुराना और नीरज सिंघानिया इस कोहिनूर को हथियाना चाहते थे, पर रिवान सिंघानिया के होते हुए ये मुमकिन नहीं था। उन दोनों ने पहले रिवान सिंघानिया का कत्ल किया और उसके बाद उसकी नज़र रीवा और उनके बच्चे पर थी। वो दोनों ख़त्म हो जाते तो ये कोहिनूर उनका हो जाता, पर रिवान सिंघानिया को मारने में ही उन्हें 9 महीने का वक्त लग गया। रीवा आंटी की मौत से पहले उन्होंने नूर को जन्म दे दिया था। वो कोहिनूर भी रीवा आंटी ने मुझे सौंपा था कि मैं उन दोनों की अमानत का ख्याल रख सकूं। 8 साल मैं इस दुनिया से दूर रहा था, अपनी कोहिनूर के साथ एक अच्छी खासी ज़िंदगी बिता रहा था। इस बीच पुलिस एनकाउंटर में विधाता खुराना और नीरज सिंघानिया की मौत हो चुकी थी। रीवा आंटी तो पहले ही मर चुकी थी और डैड के मरने के सदमे में मॉम ने भी अपनी जान गंवा दी। लेकिन फिर मेरी नज़र उस विधाता खुराना पर पड़ी। निष्कर्ष विलन की इतनी ही बातें सुन हैरान रह गया था। उसका ये जानना कि कोहिनूर नूर के ही नाम लाया गया था, और तो और रिवान सिंघानिया की मौत। नीरज और रीवा सिंघानिया के साथ ही उनके अपने मॉम डैड भी इस खतरनाक खेल में मारे जा चुके थे। तो फिर जो इतने सालों से उनके साथ उनकी माँ थी और ये जो कुछ दिनों पहले विधाता खुराना उनके डैड बनकर आए थे, ये कौन थे? और ये नीरज सिंघानिया? निष्कर्ष के दिमाग में कई सवाल थे। विलन जैसे निष्कर्ष के सवालों को उसके चेहरे से ही जान चुका था। वो अपनी जगह से उठते हुए सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोला, जब सारे मारे जा चुके हैं तो ऑफ कोर्स ये सारे उनके डुप्लीकेट हैं। ये विधाता खुराना नहीं, दमन राजपूत हैं, जिसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। बोलते हुए विलन ने गहरी नज़रों से दमन राजपूत को देखा। उसके बाद उनकी नज़रें उनके बगल में कराह रहे आदमी पर गईं और विलन तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोला, ये ठहरा नीरज राजपूत। नीरज राजपूत का जुड़वा भाई। शादी के बाद नीरज राजपूत सिंघानिया सरनेम ले लिया और उनके बाद ये तीनों भाई उन कोहिनूर के पीछे पड़े थे। उन दोनों की मौत के बाद उन्होंने सोचा क्यों ना उनके चेहरे का इस्तेमाल करके इस खेल को आगे बढ़ाया जाए। और तुम्हारी वो सो कॉल्ड मॉम जिन्हें तुम बचपन से जानते हो, उनकी तो शक्ल भी अपनी मॉम से नहीं मिलती। कहाँ हमारी मॉम और कहाँ वो कचरे की खादान। तुम सच में इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो निष्कर्ष? बोलते हुए विलन निष्कर्ष की ओर मुड़ा। वो जैसे एक बड़े भाई के होने के नाते निष्कर्ष को डांट रहा था। वही निष्कर्ष के चेहरे पर असमंजस था। वो सर हिलाते हुए बोला, मुझे क्या पता था, मैं तो उस खेल के बारे में कुछ जानता भी नहीं था। अब वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और सवालिया नज़रों से विलन को देखते हुए बोला, तुम तो सारी चीज़ जानते थे ना, डैड और नीरज सिंघानिया की मौत के बारे में, उन लोगों के डुप्लीकेट होने के बारे में। उसके बावजूद तुमने ये खेल होने क्यों दिया? विलन के चेहरे की मुस्कान और गहरी हो गई। वो बोला, क्योंकि मुझे नूर चाहिए थी। जब दमन राजपूत विधाता खुराना बनकर मेरे सामने आया, उस वक्त मैं कुछ समझ नहीं पाया था। इस बीच नूर भी जाने कहाँ चली गई थी, तो मुझे लगा शायद ये खेल जैसे चल रहा है वैसे ही चलने देना चाहिए। वो कोहिनूर था तो मेरे पास ही, उसके बाद जो अपनी चाल चलता मैं उसे हर चक्कर में हराता जाता। धीरे धीरे मज़ा आने लगा मुझे इन चीज़ों में, और कई मकसद भी जुड़े थे मेरे इन लोगों से। ज़रूरत थी मुझे उन लोगों की, इसलिए छोड़ रहा था। और जैसे जैसे ज़रूरतें ख़त्म हो रही हैं और उनका किस्सा भी ख़त्म कर मैं दूंगा। बोलते हुए विलन ने अपनी गन नीरज सिंघानिया पर तान दी। नीरज की हलक में अटकी सांस रुकने को हो गई। निष्कर्ष उसके हाथ को नीचे करते हुए बोला, अभी रुको, मेरे कुछ और सवाल बाकी हैं। विलन उसे तिरछी नज़रों से देखा तो निष्कर्ष बोला, सब कुछ तुम्हारे मन मुताबिक ही चल रहा था, तो फिर कोहिनूर का ख़त्म होना वो क्यों होने दिया तुमने? तुम चाहते हो तो उसे भी प्रोटेक्ट कर सकते थे ना। विलन के चेहरे बरसाती मुस्कुराहट आ गई। वो निष्कर्ष के कंधे पर थपथपाते हुए बोला, तुम सच में इस खेल में बिल्कुल बच्चे हो। तुमसे किसने कहा कोहिनूर ख़त्म हो गया? वो जिसकी अमानत थी उसके पास है। बस बात इतनी सी है, तुम्हारी नज़रों से ओझल होकर
वो जिसके पास गई हैं वो भी अपनी पूरी ज़िंदगी उसे पा नहीं सकती। पर फ़ायदा क्या होगा? निष्कर्ष बोला तो विलन धीरज की ओर बढ़ते हुए बोला, खेल खत्म होगा और क्या। और अगले पल विलन ने धीरज की अटकी हुई सांसों को पूरी तरह से रोक दिया। उसने अपनी गन को बाकी 5 गोलियों को धीरज के जिस्म में उतार दिया। इतनी तेज आवाज़ सुन सबने अपनी आंखें मीच ली। उर्मी के होठों से तो चीख तक निकल गई और अगले पल विलन ने अपनी कमर से दूसरी बंदूक निकाली, उसे विधाता पर तान दिया। निष्कर्ष ने भी उसे रोका नहीं, पर विलन को खुद ब खुद रुकना पड़ा क्योंकि उसका फ़ोन बज रहा था। उसे नूर का कॉल आ रहा था और विलन नूर की कॉल को बिल्कुल इग्नोर नहीं करने वाला था। उसने कॉल उठाकर दिलकशी से कहा, हाँ कहो कोहिनूर, कोई प्रॉब्लम है क्या? अगले पल जब नूर के रोने की आवाज़ आई तो विलन की भौहें सिकुड़ गईं। नूर ने कुछ कहा नहीं, बस रो रही थी। विलन झट से बोला, कोहिनूर रोना बंद करो और बस 5 मिनट इंतज़ार करो, मैं अभी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। उसने कॉल डिस्कनेक्ट किया और विधाता को देखते हुए गहरी नज़रों से बोला, शायद तुम्हारे खत्म होने का समय नहीं आया। एक काम करो, जैसे अपने पहले भाई का अंतिम संस्कार किया था वैसे ही इसे भी कहीं ज़मीन में दफना दो। बाकी उसके बगल में अपनी कब्र की जगह भी खुदवा लेना। बहुत जल्दी ये दुर्लभ खुराना तुम्हें भी तुम्हारी कब्र में पहुंचा देगा। विलन ने एक नज़र निष्कर्ष और उर्मी को देखा और तुरंत वहां से निकल गया। कुछ ही देर में विलन की गाड़ी शीश महल पहुंची। वो तेजी से अपने कमरे की ओर गया तो उसकी नज़र नूर पर गई, जो बेड पर बैठी बुरी तरह से रो रही थी। वो नूर के पास गया और उसके तुरंत नूर को अपने सीने से लगाते हुए कहा, क्या हुआ कोहिनूर, तुम इस तरह से रो क्यों रही हो? किसी ने तुमसे कुछ कहा या कुछ हुआ तुम्हें? नूर ने रोते हुए नावे सिर हिलाया तो विलन दोबारा बोला, कहीं दर्द हो रहा है क्या? नूर ने दोबारा सिर नामे हिलाया तो विलन ने उससे आगे भी कई सवाल पूछे, पर नूर ने हर एक सवाल में ना ही कहा। तो अब विलन इरिटेट हो चुका था। वो नूर के चेहरे को अपने सामने कर सवालिया लहजे में बोला, कोहिनूर तुम्हें किसी ने कुछ नहीं कहा, तुम्हें दर्द भी नहीं हो रहा, कोई परेशानी भी नहीं है, तो आखिर तुम रो क्यों रही हो? नूर ने अपनी छोटी सी लाल नाक को सिकोड़ते हुए कहा, क्योंकि मुझे अब शादी नहीं करनी। विलन की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो बोला, क्यों नहीं करनी शादी, क्या हो गया? नूर ने अपने मेटेलिक ग्रे आईज से गिर रहे खूबसूरत मोती की तरह आंसुओं को नजाकत से पोंछा और मायूसी से बोली, क्योंकि मुझे लगता है तुम ये शादी चाहते ही नहीं। उसकी मासूमियत पर विलन अपना दिल हार बैठा। वो एक बार फिर हंसते हुए प्यार से बोला, पर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा नूर? नूर ने विलन को खुद से दूर किया और बेड पर पीछे खिसकते हुए बोली, इसलिए क्योंकि ना तुम मुझे टाइम देते हो, ना मेरे साथ प्यार करते हो। हाँ, प्यार के दावे बहुत करते हो, लेकिन रोमांस से तो तुम्हारा दूर दूर तक वास्ता नहीं। ये तक नहीं सोचते कि तुम्हारी होने वाली पत्नी को खाने पीने के साथ साथ थोड़ा बहुत रोमांस के भी डोज भी ज़रूरी होती हैं। बोलते हुए नूर की आंखों में मदहोशी थी और चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट। विलेन तो उसकी अपनी आंखें फाड़े नूर को देख रहा था। ये वही थी जो विलेन को हमेशा पास आने से रोकती थी, वक्त मांगती थी और अब वो उनसे ही रोमांस ना करने की शिकायतें करती रहती थी। लेकिन अगले पल विलेन के चेहरे पर भी शरारती मुस्कुराहट आ गई। उसने नूर को पैर से पकड़कर बेड पर लिटाया और उसके ऊपर आते हुए बोला, मैं तो रोमांस करने के लिए हर वक्त तड़पता रहता हूँ कोहिनूर, पर वो तुम ही हो जो मुझसे दूर भागती रहती हो। नूर उसकी आंखों में देख मुस्कुराते हुए बोली, मैं तो नहीं भागूंगी, तुम्हें पीछे हट जाओगे। विलेन उसे गहरी नज़रों से देखते हुए बोला, सोच लो, अगर बाद में तुमने रोकना भी चाहा तो मैं रुकूंगा नहीं। नूर उसकी बात पर हंसते हुए बोली, हाँ तो शुरू करो, देखते हैं पहले कौन हारता है। उसके बोलते ही अगले पल विलेन ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे पैशनेटली किस करने लगा। नूर ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने हाथ को विलेन के बालों में चलाने लगी। नूर विलेन को पूरा रिस्पॉन्स दे रही थी। वो दोनों एक दूसरे को यूं ही पैशनेटली किस करते रहे और विलेन ने तब तक नूर के होठों को नहीं छोड़ा जब तक नूर की सांस उखड़ने ना लगी। विलेन के चेहरे पर जहाँ मदहोशी थी
वही नूर के चेहरे पर एक सुकून सा झलक रहा था। विलेन ने नूर की आंखों में देखते हुए झुककर नूर के गर्दन पर किस करना शुरू कर दिया। उसके हर किस के साथ नूर सिसकियां भरती, जिससे विलेन और मदहोश होने लगा। वो धीरे धीरे नूर के गले पर बैठ दे रहा था। नूर उसके प्यार की जाल में फंसी किसी मछली की तरह तड़प रही थी, और जब विलेन ने उसके सीने की ओर रुख किया तो अगले पल नूर ने करवट ले ली। विलेन हैरानी से नूर को आंखें फाड़े देखते हुए बोला, ये क्या है कोहिनूर? नूर ने अपने ऊपर ब्लैंकेट को सर तक ओढ़ लिया और धीमी आवाज़ में बोली, मुझे अब नींद आ रही है, तुम्हें जो करना है अकेले करो। विलेन तो उसे तिरछी नज़रों से देखते हुए बोला, तुम्हें सच में लगता है ये चीज़ अकेले हो सकती है कोहिनूर? और तुमने जो मुझ पर इल्ज़ाम लगाए थे, खुद हार मानकर बैठ गई। नूर ने ब्लैंकेट को कसकर जकड़ लिया और बोली, जाओ हाड़ी मैं, अब जो भी होगा शादी के बाद, अब सोने दो मुझे। विलेन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो जानता था नूर इतनी जल्दी कुछ भी नहीं करने वाली, और वो फिलहाल कुछ करने भी नहीं वाला था। नूर प्रेग्नेंट थी और वो नूर को किसी भी परेशानी में नहीं डालना चाहता था। पीछे से उसने नूर को अपनी बाहों में भरा और अपनी ओर घुमा लिया। नूर की नज़र विलेन की नज़रों से टकराई तो वो मुस्कुरा दी। विलेन ने बड़ी प्यार से झुककर नूर के पेट को चूमा और वापस ऊपर आते हुए नूर को अपने सीने से लगाते हुए धीरे आवाज़ में कहा, आई लव यू कोहिनूर। नूर ने भी उसी तरह प्यार से कहा, आई लव यू मोर माई हीरो। उन दोनों ने अपनी आंखें बंद की और सुबह के करीब 5 बजे वो दोनों सुकून से गहरी नींद में सो रहे थे। वहीं दूसरी तरफ शमशान घाट में एक लाश चल रही थी। उसके सामने ही विधाता उर्फ दमन राजपूत खड़ा था। अपने भाई धीरज राजपूत की चिता की आग जैसे उसकी आंखों में जल रही थी। वो बिल्कुल शांत था, लेकिन दिलो दिमाग में अलग ही तूफान मचा था। तभी पीछे से रीमा उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, क्या सोचा है तुमने आगे करने का दमन? दमन उसकी तरफ मुड़ते हुए गुस्से से बोला, रीमा तुम तो कुछ बोलो ही मत। तुमने तो सारे पैसे बर्बाद कर दिए मेरे। इतने वक्त से जो मैं तुम्हें पैसे दे रहा था निष्कर्ष और अवनी को संभालने के लिए, तुमसे कोई काम सही से नहीं हुआ। उसे इतना भी विश्वास नहीं दिला पाई तुम कि उसकी असली माँ हो। अवनी निष्कर्ष की अपनी बहन नहीं, ये बात निष्कर्ष को पता थी। उसे ये लगता था कि तुम उसकी असली माँ हो, लेकिन उसके बावजूद निष्कर्ष का जो बॉन्ड अवनी के साथ और वो तुम्हारे साथ कभी नहीं हो पाया। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसने गुस्से से रीमा को दूर किया। रीमा वही औरत थी जिसने दमन हमेशा पैसे देता था ताकि वो निष्कर्ष और अवनी को अपनी टीम में रख सके, ताकि वक्त आने पर उसे इस्तेमाल किया जाए। लेकिन अब अवनी सारांश के साथ जा चुकी थी और निष्कर्ष विलन की बातों में आ गया था। अब उसके पास कोई और मोहरा नहीं था उसकी चाल चलने के लिए। वो दोनों काफ़ी देर वहाँ खड़े रहे और अचानक से रीमा बोली, तुम इतनी जल्दी हार क्यों मान रहे हो? हमारे सारे मोहरे अभी खत्म नहीं हुए। उर्मी बाकी है और वो हमारी मुट्ठी में है। दमन ने हैरानी से रीमा की ओर देखा। उन दोनों के चेहरे पर अचानक ही सातिर मुस्कुराहट छा गई। वहीं दूसरी तरफ शीश महल में सुबह के 11 बज रहे थे। आज रात में विलेन और नूर की शादी होने वाली थी। उसी की तैयारी में सभी व्यस्त थे। घर में डेकोरेशन का काम चल रहा था और काफ़ी सारे लोगों की चहलकदमी थी। लोगों के बीच से बजते हुए नूर विलेन के उस कमरे में आई थी जहाँ किसी का जाना मना था। नूर कमरे में आई और दरवाज़ा थोड़ा सा खुला छोड़कर अंदर की ओर बढ़ते हुए बोली, मुझे वो फाइल ढूंढनी ही होगी। विलेन को उसके मकसद में तो मैं किसी भी हाल में पूरा नहीं होने दूंगी। वो जल्दी से पूरे कमरे में उस फाइल को ढूंढने लगी। नूर इस काम में इतनी बिजी हो गई कि उसे एहसास नहीं हुआ कि उसके पीछे कमरे में कोई अंदर आया था। अंदर आते वक्त उसके पास रखे टेबल पर से वो वास उठाया और धीमे कदमों से नूर के पीछे जा खड़ा हो उस पर वार करने को हुआ, मगर अगले पल किसी ने नूर को अपनी गोद में उठा लिया। नूर विलन को देख हक्की बक्की रह गई। विलन के चेहरे पर मुस्कान थी, मगर उसके पीछे उर्मी जिसने हाथ में वास उठा रखा था उसकी सांसें हलक में अटकने को थी। वहीं विलन की गोद में नूर हैरानी से विलन को देखते हुए कुछ बोलने को हुई, पर अगले पल विलन ने उसे अपने सामने खड़ा किया
और उसके गर्दन पर हाथ रख अंगूठे से दबाव बनाया तो नूर उसकी हाथों में झूल गई। नूर ने विलन को नजाकत से उठाकर बेड पर लिटाया और सातिर मुस्कुराहट के साथ अब उर्मी की ओर बढ़ा, जो अब तक अपनी जगह पर जैसे जम सी गई थी। विलन ने अपनी कमर से गन निकाली और उर्मी की ओर बढ़ाते हुए बोला, तुम जैसे लोगों ना मेरी समझ से परे हो। मैंने सोचा था शादी वाले दिन तो कोई खून खराबा नहीं करूँगा, पर नहीं, तुम्हें भी मरने की आज ही जल्दी थी। अब गलती की है तो सजा भी भुगतोगी ना। उर्मी की सांस हलक में अटकी थी। वो उसे बोलने भी नहीं दे रही थी, पर किसी तरह उर्मी ने खुद को संभाला और अपने कदम पीछे लेते हुए हकलाते हुए बोली, तुम सिर्फ मुझे ही सजा दोगे, नूर को नहीं। उसने भी तो गलती की। वो यहाँ तुम्हारी जासूसी कर रही थी। जिस मिशन के बारे में तुमने नूर से छुपा रखा है, ज़रूर उसे तुम पर शक हुआ होगा। विलन हंसते हुए बोला, वो मेरी होने वाली पत्नी है, वो जासूसी नहीं करेगी तो क्या तुम करोगी? इतनी औकात है तुम्हारी? विलन अब तक उर्मी के सामने आ खड़ा हुआ और उसने उसके माथे पर गन तान दी थी। उर्मी की आंखों में आंसू आ गए। वो जानती थी उसकी मौत सामने है, लेकिन वो बस चाह रही थी कि कोई तो ऐसी बात हो जिससे विलन उसकी जान बख्श दें। वो मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए बोली, विलन, मैं पत्नी हूँ तुम्हारी। डाइवोर्स हो जाने से कुछ नहीं होता। मैं नहीं मानती उन कागजों को। मैं तुम्हारी पत्नी थी और रहूँगी। मैं इस नूर को भी ख़त्म कर दूँगी। यही सारे फसाद की जड़ है। बोलते हुए उर्मी ने नफरत से नूर की ओर देखा और अगले ही पल उसकी आंखें बड़ी हो गईं जब विलन ने बंदूक की नोक उसके होठों पर रखी। विलन डेविल स्माइल के साथ बोला, तुम पत्नी थी, लेकिन सिर्फ नाम की। अब वो भी नहीं हो और ना आगे रहोगी। उर्मी दोबारा कोई दलील देती उससे पहले ही विलन की एक गोली ने उसका काम तमाम कर दिया। कुछ ही देर में विलन के आदमियों ने उर्मी की लाश को ठिकाने लगा दिया। विलन अभी भी उस कमरे में नूर के साथ था। वो बेड पर उसके बगल में बैठा उसके हाथों को सहलाते हुए मुस्कुरा रहा था। नूर का चेहरा अभी काफ़ी मासूम लग रहा था। विलन उसे देखते हुए ही कुछ सोचकर बोला, कोहिनूर, तुम भी याद करती हो, कहा मैं सारे किस्से ख़त्म करके अपनी नई ज़िंदगी शुरू करना चाहता हूँ और तुम हो कि हर बार एक नया किस्सा निकाल देती हो। क्या ज़रूरत थी तुम्हें मुझ पर शक करने की? क्या ज़रूरत थी तुम्हें फाइल के बारे में जानने की? और यहाँ तक कि तुम उसे ढूंढने भी आ गई। तुम्हें क्या लगता है तुम उस फाइल को पाकर मेरे मकसद को बर्बाद कर सकोगी? नहीं। विलन के चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट थी। वो बोला, मुझे तुम्हारी ज़रूरत सिर्फ उस मकसद के लिए थी क्योंकि एक तुम ही हो जो पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की नज़र खुद पर जमा सकती हो। उसका ध्यान कहीं और रहेगा और मैं अपना मकसद पूरा कर पाऊंगा। विलन नूर के चेहरे के पास झुका और मन ही मन बोला, लेकिन अब तुम्हारी ज़रूरत मेरे दिल को भी है। मकसद तो पूरा हो ही जाएगा कोहिनूर, लेकिन तुम्हारे साथ मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी बितानी है। विलन ने झुककर नूर के माथे को चूम लिया। कुछ देर बाद नूर को जब होश आया तो वो काफ़ी हैरान लग रही थी। विलन ने उसे ऐसे देखा तो उसे शांत करवाते हुए बोला, शांत हो जाओ कोहिनूर, मैं तुम पर शक नहीं कर रहा। मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आई थी। तुम जानती हो कि शादी के बाद हम लोग उस कमरे में ना जाकर इस कमरे में आए, इसलिए तो इस कमरे को इतनी सारी फ्लावर से डेकोरेट करने आई थी। लेकिन देखो, तुम इतनी कमज़ोर हो कि कुछ करने से पहले ही बेहोश हो गई। नूर हैरानी से विलन को देख रही थी। उसकी नज़र अब दरवाजे के पास फूलों की टोकरी पर गई। नूर वही फूल की टोकरी लेकर इस कमरे में आई थी, लेकिन ये तो एक सिर्फ बहाना था। पर विलन को इतना शांत देख नूर को भी लगा उससे बात छेड़नी ही नहीं चाहिए। विलन ने नूर को गोद में उठाया और अपने कमरे की ओर बढ़ गया। उसने नूर को कमरे में छोड़ा और आराम करने का कहकर वो बाहर निकल गया। विलन के जाते ही नूर की आंखों से आंसू बह गए। उसके कान में एक बात गूंजी, मुझे तुम्हारी ज़रूरत सिर्फ उस मकसद के लिए थी। नूर कुछ देर यूं ही बैठी रही और फिर खुद को संभाल वो वापस उसी कमरे में गई जहां विलन उसे लेकर आया था। नूर की नज़र दरवाजे के पीछे एक फाइल पर गई जिसे नूर ने ही वहां फेंका था। उसने जल्दी से उस फाइल को उठाया और
छिपते छुपाते वापस कमरे में आ गई। कहानी आगे सुनने के लिए कमेंट्स करके बताएं और ये भी बताएं आज की कहानी कैसी लगी।